हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला सेमेस्टर्स वाला। तो आई होप आप लोगों का सेमेस्टर्स का प्रिपरेशन काफी बढ़िया चल रहा होगा। तो जितने फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनमें जो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है उसमें एक यूनिट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। तो उसमें पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स तो नहीं है, मतलब मैकेनिकल वाले फ्लूइड मैकेनिक्स को बहुत डिटेल में आगे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ पोर्शन ही है जो बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो जो पोर्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे सेक्शंस हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और पहला लेक्चर आप लोगों ने होपफुली देख लिया होगा, जिसमें से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फ्लूइड बेसिकली क्या होता है। अब हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मोस्टली वही प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं जो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जिनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी और फिनोमिना को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आती है वो आती है डेंसिटी या मास डेंसिटी। जब हम लोग केवल डेंसिटी की बात बोलते हैं, कहीं पे केवल डेंसिटी लिखा हुआ है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मास डेंसिटी से रिलेटेड होता है, जो कि रेशियो होता है मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम। इसको रो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, ओके, मास बाई वॉल्यूम। अब अगर इसकी यूनिट की हम लोग बात करें तो मास का यूनिट क्या हो जाता है, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। और अगर हम लोग इसकी डायमेंशंस की बात करें तो मास को एम से लिखेंगे, राइट। तो एम तो ऊपर है और नीचे आ जाता है एल क्यूब, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो एल टू द पावर -3। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है एम एल टू द पावर -3। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले कि ये कौन सी डेंसिटी है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, राइट, एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर पे ध्यान समझिएगा, ये कंटेनर है जिसमें टोटल जो मास है, इसके अंदर जो टोटल मास है वो मान लेते हैं m है। टोटल मास कितना है, m है। और जो इसका टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम जो इसका है वो मान लेते हैं कि कैपिटल V है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी, अगर आप इस मास और इस वॉल्यूम को यूज कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं एवरेज डेंसिटी निकल के आती है। क्या निकल के आती है, एवरेज डेंसिटी। तो रो एवरेज हम लोग बोलेंगे, तो वो उसको बोलते हैं टोटल मास, टोटल मास, राइट, मतलब m हो गया और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो ये आपका V हो गया। अब यहां पे समझने वाली बात ये है कि ये तो पूरे सिस्टम का हो गया। तो क्या सर हर जगह पे पूरे सिस्टम में जो भी हम ले रहे हैं हर जगह डेंसिटी सेम ही होती, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिस्टम में डेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बहुत छोटा सा लोकल डेंसिटी निकालनी, अगर यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसीडर करें तो इस एलिमेंट का, ध्यान समझिएगा, इस एलिमेंट की लोकल डेंसिटी क्या हो जाएगी। तो हमको पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट का मास कितना है। बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो छोटे से एलिमेंट का मास हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से dm है, और इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटा वॉल्यूम है dv। तो रो लोकल क्या हो जाएगा, लोकल डेंसिटी हो जाएगी dm बाई dv, करेक्ट, dm बाई dv। पर यहां पे ये याद रखना है कि ये जो हम डिफाइंड कर रहे हैं ये मैक्रोस्कोपिकली डिफाइंड कर रहे हैं, मतलब ये जो फ्लूइड एलिमेंट है बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जो कैलकुलेशन आएगा वो सही नहीं आएगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या बोला कि इसको एक काम करिए, dm बाई dv नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं dm बाई dv तो रहेगा ही, लेकिन इसमें एक लिमिट लगाने की जरूरत है कि लिमिट dv टेंस टू v डैश। अब v डैश क्या है, v डैश मतलब ये जो dv है ये कम से कम v डैश तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर v डैश से कम होगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। तो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को सेटिस्फाई करना है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लिखना है, तो रो लोकल बेसिकली आपका ये बन जाएगा। अब कुछ सब्सटेंस का आपको डेंसिटी जो है वो पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं अगर बात करूं रो ऑफ वाटर,
तो रो ऑफ वाटर हम लोग, क्या वाटर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, तो रो ऑफ वाटर हम लोग ले लेते हैं 1000, करेक्ट, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और भी है कि ये जो डेंसिटी है ये बेसिकली दो चीजों पे मेनली डिपेंड करती है, एक तो प्रेशर होता है और एक टेम्परेचर होता है, राइट। तो प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि राइट, अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि जो रो है ये बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक प्रेशर पे और एक टेम्परेचर पे। पहले प्रेशर का इफेक्ट देख लेते हैं। अगर मान लीजिए एक गिवन सिस्टम है आपके पास में, ठीक है, गिवन मास है, उसको आप क्या कर रहे हो, उसका आप प्रेशर बढ़ा रहे हो। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, मोस्टली कम डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए ये वॉल्यूम है, आप अब इसको दबा रहे हो तो प्रेशर यहां पे बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम आपका कम हो जाता है, ठीक है। और डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। सो गिवन मास का अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में जो रो होगा वो आपका बढ़ जाएगा। नाउ अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। अगर हम लोग किसी भी गिवन सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं, राइट। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ऐसा समझो कि आपके पास कोई गैस है, राइट। अब आप उस गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गिवन मास पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि जो डेंसिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। यानी जब भी आप गिवन मास का प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वहीं पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जब भी कोई भी डेंसिटी की वैल्यू आप लिख रहे हैं, यहां पे देखिए जैसे ये आपने डेंसिटी की वैल्यू लिखी, तो ये एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे होगा, राइट। लेकिन जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं। जब लिक्विड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं तो उसमें प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं आता है, प्रेशर का इफेक्ट नहीं आता है। तो टेम्परेचर इज द फैक्टर। तो ये जो वैल्यू होती है ये एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। अगर आप 4 डिग्री टेम्परेचर, ये एक्चुअली मैक्सिमम डेंसिटी की वैल्यू होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आप लोग टेम्परेचर को 4 डिग्री से कम करते हो तो भी डेंसिटी डिक्रीज होती है, और 4 डिग्री से बढ़ाते हो तो भी डेंसिटी डिक्रीज करती है। मतलब अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाऊं, किसका डायग्राम बनाता हूं, मान लीजिए ये डेंसिटी है और यहां पे मैं टेम्परेचर लिख देता हूं, तो ये कुछ ऐसा कर्व जाता है। यानी ये पॉइंट पे आपका है, ये 4 डिग्री टेम्परेचर है, ये कितना है, 4 डिग्री टेम्परेचर है, और यहां पे जो डेंसिटी आती है ये 4 डिग्री टेम्परेचर है, यहां पे डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब आती है। बाकी अगर कोई वैल्यू अगर आप लिखते हो तो जैसे मान लीजिए आप डेंसिटी ऑफ एयर लिख रहे हो। अब एयर एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो इसका वैल्यू 1.16 के आसपास होता है। थोड़ा बहुत डेटा में इधर उधर हो सकता है, राइट, क्योंकि अलग अलग बुकों में किसी किसी में 1.23 दिया हुआ है, 1.16 दिया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो बेसिकली आपको ये पता करना होता है कि ये जो वैल्यू दी हुई किस पे दी हुई है। तो ये वैल्यू जो है वो किस में है, एट एनटीपी पे है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दी हुई है। मतलब नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर मतलब पी का वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और टेम्परेचर का वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एयर का डेंसिटी होता है 1.16 होता है। एक डेंसिटी और अगर आप याद रखना चाहो तो अच्छा रहेगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी, करेक्ट। मरकरी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है, एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, तो डेंसिटी जो होती है वो होती 13600 kg पर मीटर क्यूब, राइट। ये भी एनटीपी पे ही है, एट एनटीपी। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर देखा जाए तो 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो ये बेसिकली हमारा डेंसिटी का वैल्यू हो गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। क्लियर है।
चलिए, इसके बाद और कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वेट डेंसिटी, या उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। अब इसका कई बार गामा से किसी किसी बुक में रिप्रेजेंट किया होता है, किसी किसी बुक में स्मॉल w से किया होता है, तो हम लोग स्मॉल w से कर रहे हैं। स्मॉल w से क्यों कर रहे हैं आप समझिए, राइट, क्योंकि उसका रीजन है कि कोई भी प्रॉपर्टी, अगर लेट्स से कोई प्रॉपर्टी है, वेट है, तो वेट क्या है, w से रिप्रेजेंट, तो जब इसकी स्पेसिफिक वेट लिखेंगे तो यही स्मॉल वैल्यू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई है एंथैल्पी है, राइट, h, तो जब इसको हम लोग स्पेसिफिक लिखते हैं तो स्मॉल h हो जाता है। इंटरनल एनर्जी है, u से रिप्रेजेंट करते हैं, जब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी लिखते हैं तो स्मॉल u से लिख देते हैं। मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है, इसलिए हम इसे यहाँ पे स्मॉल w लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा, ये बहुत आसान है, ये हो जाएगा वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड हो जाएगा। अब वेट क्या होता है, राइट, वेट, अच्छा यूनिट अगर मैं लिखना चाहूं तो वेट का यूनिट होता है न्यूटन और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर क्यूब, करेक्ट, न्यूटन मीटर क्यूब। अब करते हैं कि भाई इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, और F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है m इंटू ए, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन और इसका यूनिट हो गया केजी और इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम लोग न्यूटन का डायमेंशन लिखें, न्यूटन का डायमेंशन क्या हो जाए, केजी मतलब m, और ये क्या है, मीटर है, तो हो गया l t-2। ये बेसिकली हमारा न्यूटन का हो गया, लेकिन हमें लिखना है न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अगर हम न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखें, न्यूटन पर मीटर क्यूब का वैल्यू लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है mLt-2, ठीक है, और नीचे आ जाएगा मीटर क्यूब मतलब L क्यूब। तो जब ये L क्यूब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो कि होता है वेट डेंसिटी, जिसको स्पेसिफिक वेट से लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा mL-2 t-2, राइट, mL-2 t-2। तो यहां पे लिख सकते हैं इसका डायमेंशन mL-2 t-2। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट, वेट होता है हमारा mg, वेट क्या होता है mg डिवाइड बाय वॉल्यूम, और m बाई वॉल्यूम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोगों ने कि मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम हमारा होता है रो। तो ये जो स्पेसिफिक वेट है, राइट, या स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी जो है, इसको हम लोग रोजी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रोजी लिख सकते हैं। क्लियर है, ओके। तो अब यहां पे पॉइंट क्या है कि जो वेट है, वेट डेंसिटी है, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक रो पे डिपेंड कर रही है, एक जी पे डिपेंड कर रही है। और रो किस पे डिपेंड करता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, प्रेशर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो, याद करिए, आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो डेंसिटी आपका बढ़ जाता है, और डेंसिटी बढ़ जाएगा तो स्पेसिफिक वेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो तो डेंसिटी कम हो जाता है, स्पेसिफिक वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जी को बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सर ये तो सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी लग रही, बिल्कुल दोनों सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज है, मतलब डेंसिटी और वेट डेंसिटी काफी कुछ सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज है। बस एक ही डिफरेंस आता है कि जो डेंसिटी है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, मतलब वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती है। जहां अगर आप बात करें वेट डेंसिटी की, तो वेट डेंसिटी लोकेशन पे डिपेंड करती है, जी पे डिपेंड करती है। अगर आप लोकेशन चेंज करोगे तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, राइट, डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो सॉरी, जब आप लोकेशन चेंज करते हो तो जी चेंज हो जाता है, जी चेंज हो जाता है तो डब्ल्यू भी चेंज हो जाता है। जनरली हम लोग सी लेवल पे बात करते हैं, इंडिया का जो रेफरेंस स्टेट है वो सी लेवल पे है, तो ज्यादातर वैल्यू जो आप लोग देखते हो वो सी लेवल पे होती है। तो ये बेसिकली हो गया आपका वेट डेंसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल v से। स्मॉल v क्या हो जाता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, क्या हो जाता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो ये हो गया आपका v बाई m,
अब वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई मीटर क्यूब पर केजी। और अगर हम लोग इसको डायमेंशन लिखें तो ये हो जाएगा m-1, राइट, m-1 L क्यूब, m-1 L क्यूब, वॉल्यूम पर यूनिट मास। अच्छा, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता था, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, और वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। क्या है, डेंसिटी का रेसिप्रोकल है, मतलब जस्ट रेसिप्रोकेट करेगा। यानी आप ऐसा समझिए कि अगर आप, डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर और टेम्परेचर पे। प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, राइट, जब आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी आपका कम हो जाती है, राइट, डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो ये रेसिप्रोकल है। इसके बाद जो इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिलेटिव डेंसिटी, राइट, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, आप ध्यान समझिएगा। रिलेटिव डेंसिटी होता है कि डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ अ गिवन फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, राइट। अगर हम लोग बात करें, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड। जो भी फ्लूइड आपको दिया हुआ है, जो भी आपको फ्लूइड दिया हुआ है, टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे आपको समझना चाहिए कि स्टैंडर्ड फ्लूइड यहां पे क्या है। देखो, सॉलिड और अगर लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होता है। देखो लिखा हुआ है, लिक्विड और सॉलिड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, वाटर। और गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, एयर। गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, एयर। अब इससे एक कंक्लूजन मिलता है कि अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अब भाई फ्लूइड भी वाटर है, स्टैंडर्ड फ्लूइड भी वाटर है, तो डेंसिटी क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर लिखें तो उसके केस में भी क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, एयर। स्टैंडर्ड फ्लूइड गैसेस के लिए क्या होती है, एयर, तो उसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। यहीं पे अगर हम लोग लेट से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी लिख देते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी क्या हो जाएगा, मरकरी का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मरकरी टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, लिक्विड के लिए वाटर। तो ये आ जाएगा 13600 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 13.6। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि यहां पे कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये तो रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज है ना, और रेशियो मतलब ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट। तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी क्या होती है, 13.6। ये हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी की बात कर ली। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है कंप्रेसिबिलिटी। क्या आती है, कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। मतलब क्या है कि लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के चेंज होने से चेंज नहीं होगा, राइट। अगर आप प्रेशर को चेंज करते हो तो चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड है, ये मान लीजिए सॉलिड है, काफी एक्सपेंसिव सॉलिड है, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसको हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो क्या इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये इनकंप्रेसिबल हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग गैस ले लें और गैस को ऐसे पकड़ के दबाएं तो आसानी से दबा सकते हैं। तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी है ये बताती है कि कोई सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना चेंज होगा बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अगर आप प्रेशर लगाते हो, यूनिट प्रेशर लगाते हो, तो उसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा, वो कौन बताता है, वो बताता है कंप्रेसिबिलिटी। और इसका कोफिशिएंट जो डिफाइंड है, जिसको हम लोग बीटा बोलते हैं, राइट, बीटा की अगर बात करें तो ये होता है dv बाई dp, मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम। ये क्या है, चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, मतलब वॉल्यूम प्रेशर के साथ में कैसे चेंज हो रहा है, कम चेंज हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है।
इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और इसको जब हम लोग लिखते हैं तो इसको विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वॉल्यूम लिख देते हैं। अब एक बात और भी मैं आपको बताता हूं कि जब आप किसी भी सब्सटेंस का, मान लीजिए गैस ही है, उसका प्रेशर बढ़ा रहे हो तो डीपी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। P2 माइनस P1 क्या आएगा, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो डीपी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन वॉल्यूम घट जाएगा तो डीवी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये हमेशा निगेटिव आएगी। अगर आप 1/v dv बाई डी की बात करेंगे ये वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वहां पे हर जगह बीटा की वैल्यू निगेटिव 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 आएगी। तो साइंटिस्टों ने क्या बोला कि भाई पूरा निगेटिव से अच्छा है यहाँ पे एक निगेटिव साइन आप पहले से ही लगा के रख दो। तो अब बीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, सिमिलर टाइप का एक टर्म आप लोगों ने पहले भी डिफाइन कर रखा है, बल्क मॉडुलस। मतलब सॉलिड मैकेनिक्स में या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब आपने पढ़ा होगा, अप्रू सर ने आपको पढ़ाया होगा, तो वहां पे आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा बल्क मॉडुलस के। अब बल्क मॉडुलस के क्या होता है, बेसिकली ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ऐसा याद रखो कि ये रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर हम सही तरीके से बोलना चाहे तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो k का वैल्यू होने वाला है ये बेसिकली क्या होगा, dp बाई माइनस dv बाई v होता है। ध्यान समझिएगा, राइट, क्लियर है। अब dp क्या है, चेंज इन प्रेशर, राइट, या फिर इसको नॉर्मल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, राइट। प्रेशर एक तरीके से कंप्रेसिव नेचर की नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, क्योंकि प्रेशर जो डिफाइंड होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और माइनस डीवी बाई वी क्या होता है, माइनस डीवी बाई वी होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सर बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब डीपी टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। माइनस साइन इसलिए लगाया गया क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होता है। तो यहां से अगर आप देखो तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वी बाई डीपी बाई डीवी, राइट, डीपी बाई डीवी मतलब कहीं ना कहीं इसका रेसिप्रोकल, तो ये 1 बाई बीटा आ जाएगा। तो के क्या होता है, 1 बाई बीटा होता है। के क्या होता है, 1 बाई बीटा होता है। क्लियर है ये बात, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, डेंसिटी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम तो चेंज होता ही होता है, डेंसिटी भी चेंज होती है, राइट, डेंसिटी भी चेंज होती है। तो पहले इसको डेंसिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमें पता है मास रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो रो इंटू वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। गिवन मास में मास तो कांस्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो फॉर गिवन मास m तो कांस्टेंट हो गया, और रो भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है, राइट। जब प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा और डेंसिटी भी चेंज होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको डिफरेंशिएट करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। जब दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन होता है, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई है मान लीजिए, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल डीवी प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल डी रो इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम लोग यहां पे माइनस डीवी बाई वी निकालें तो ये आ जाएगा डी रो बाई रो। क्या आ जाएगा, डी रो बाई रो। यहां से एक चीज क्लियर हुई कि अगर आपको बीटा की वैल्यू लिखना है, राइट, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान समझिएगा, यहां पे डीवी बाई वी की जगह में डी रो बाई रो लिख सकते हैं। डीवी बाई वी माइनस डीवी बाई वी की जगह में डी रो बाई रो लिख सकते हैं, राइट। तो यह आ जाएगा 1 बाई रो डी रो बाई डीपी, डी रो बाई डीपी, ये वैल्यू आ जाएगी बीटा की। और अगर हम लोग बल्क मॉडुलस के का वैल्यू लिखते हैं तो के का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रो इंटू डीपी बाई डी रो हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब यहां पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि अगर मान लीजिए के का वैल्यू ज्यादा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के का वैल्यू अगर गिवन
वॉल्यूम चेंज की हम लोग बात करें, गिवन वॉल्यूम चेंज की अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग गिवन वॉल्यूम चेंज की बात करें, गिवन वॉल्यूम चेंज की बात करें तो ज्यादा बल्क मॉडुलस का मतलब है कि ज्यादा पी लगेगा सेम वॉल्यूम को कंप्रेस करने के लिए, मतलब डिफिकल्ट टू कंप्रेस। क्या बोलेंगे? डिफिकल्ट टू कंप्रेस। तो के का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, ध्यान समझिएगा, हाई वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस अगर है, हाई वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस है, मतलब इसका है डिफिकल्ट टू कंप्रेस, डिफिकल्ट टू कंप्रेस। या उल्टा बोल सकते हैं कि अगर लो वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस है तो इजी टू कंप्रेस हो जाएगा। अच्छा, जब लो वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस होगा तो बल्क कंप्रेसिबिलिटी क्या है? बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है। तो जब लो वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस होगा तो हाई वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होगी, यानी हाई वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ध्यान समझिएगा, हाई वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लूइड इज इजी टू कंप्रेस, इजी टू कंप्रेस। और ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको, मतलब सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज है। शायद इससे डायरेक्टली, वैसे मैंने देखा है जो बच्चे AKTU में है, AKTU के कई सारे पेपर देखे, उसमें 5 से 10 नंबर का कई बार पूछा जाता है, डिफाइन द डेंसिटी, मास डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब डिफाइंड करने के लिए पूछा जाता है। तो जब ये पूछा जाए तो जो जितना मैंने बताया अगर इतना भी आप लिख देते हो तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का क्या मतलब है। ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी फ्लूइड को हम इनकंप्रेसिबल बोल रहे हैं, तो ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात कर लेते हैं, इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाता है। अगर आप प्रेशर में चेंज कर भी रहे हो, प्रेशर में चेंज करते हो, राइट, विद चेंज ऑफ प्रेशर, ऐसे लिख सकते हैं, विद चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम चेंज जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, या लिख सकते हैं डीवी का वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो होता है। तो अगर डीवी का वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो होता है तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई बेटा? डीवी का वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू आपका हो गई जीरो। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। अच्छा, अब बीटा की वैल्यू जरा जीरो, बीटा होता क्या है? बीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीटा क्या होता है? 1/रो डी रो बाई डी पी, राइट। तो इसको लिख सकते हैं 1/रो डी रो बाई डी पी। तो प्रेशर तो हम लोग बढ़ा ही रहे हैं, प्रेशर तो हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, रो कभी जीरो होगा नहीं किसी सब्सटेंस का, तो बेसिकली चेंज इन रो जीरो हो रहा है, यानी रो का वैल्यू क्या आ रहा है? कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ये बहुत नोट कर लीजिएगा, आप अपने नोट करके आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, राइट। डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। सो ए फ्लूइड इज सेड टू बी इनकंप्रेसिबल इफ द डेंसिटी ऑफ द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज कांस्टेंट। अगर किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंप्रेसिबल। तो सर मतलब वाटर जो होता है या लिक्विड जो होता है वो इनकंप्रेसिबल है, कितना भी प्रेशर लगाओ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जब आप गैस से कंपेयर कर रहे हो तो आपको फील होगा कि यार जो वाटर है वो इनकंप्रेसिबल है, क्योंकि गैस के कंपैरिजन में वाटर या लिक्विड का चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम होता है। लेकिन वही सॉलिड से कंपेयर करने लगोगे तो सॉलिड के कंपेयर में गैस का सॉलिड के कंपेयर में वाटर भी ठीक ठाक कंप्रेसिबल होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि नॉर्मली वाटर इज 100 टाइम मोर कंप्रेसिबल देन स्टील। अगर स्टील से आप कंपेयर करोगे तो वाटर 100 टाइम मोर कंप्रेसिबल है, लेकिन हम इनकंप्रेसिबल मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम फ्लूइड की बात करें, मतलब जब एयर से कंपैरिजन करते हैं तो एयर इज 20,000 टाइम मोर कंप्रेसिबल देन वाटर। तो जब हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं, मतलब लिक्विड और गैस की बात करते हैं, तो लिक्विड का चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग इनकंप्रेसिबल मान सकते हैं। अब बात आती है
कि ये निकालने की कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होता है। कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में भी कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस फॉर आइडियल गैस निकाल के दिखाओ। बहुत आसान है, राइट। कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस निकालना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बल्क मॉडुलस आपको निकालना है के। अभी अभी आपने क्या पढ़ा, ध्यान समझिएगा। अभी अभी आपने के को पढ़ा डीपी बाई या फिर माइनस वी बाई डीपी बाई डीवी, यही तो पढ़ा था, राइट, यही पढ़ा था। तो अगर हम लोग डीपी बाई डीवी का वैल्यू यहां से निकाल लें और यहां पुट कर दें तो के का वैल्यू मिल जाएगा आइसोथर्मल कंडीशन में। तो आइसोथर्मल का मतलब होता है टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब टी कांस्टेंट हो गया, पूरा एम भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, पूरा टर्म हो गया कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, पीवी इज इक्वल टू एक नया कांस्टेंट आ गया, ठीक है। हमको निकालना है डीपी बाई डीवी। तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई वी। तो यहां से निकालो डीपी बाई डीवी। अगर आप निकालते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सी बाई वी स्क्वायर। ये उसका हो गया। अब ये वाला वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। चलिए यहाँ पे पास में लिख देता हूं मैं। तो k इज इक्वल टू होता है माइनस डीपी बाई माइनस वी इंटू डीपी बाई डीवी। तो माइनस डीपी, ये वाला माइनस यहाँ पे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो k का वैल्यू आ गया v इंटू सी क्या है, mrt, या mrt लिखा रहने दो क्या मैं, चलो mrt ही लिखा रहने देता हूँ, सी की जगह में mrt लिखा रहने देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बाद में आप सी को, तो यहाँ पे मैं mrt लिख देता हूँ और यहाँ पे भी mrt। बस ये आपको समझना है कि mrt एक कांस्टेंट है। mrt क्या है, mrt एक कांस्टेंट है, बस ये याद रखनी है आप, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे v और माइनस माइनस प्लस हो गया v, और dp बाई dv का वैल्यू होगा mrt बाई v स्क्वायर, ठीक है। अब एक v से एक v कैंसिल हो गया, mrt को क्या लिख सकते हैं, pv। ये अब ये kt हो गया, kt मतलब आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। के बल्क मॉडुलस है नॉर्मल कंडीशन में, आइसोथर्मल कंडीशन में जब बल्क मॉडुलस लिख रहे हैं तो kt के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ध्यान समझिएगा, इसका वैल्यू हो गया mrt को लिख लिया pv बाई v। तो v से v कैंसिल हो गया, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस आपका हो जाता है p। तो प्रेशर के बराबर होता है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जो है वो प्रेशर के बराबर हो जाता है। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब कई बार एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। तो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस अगर हम लोग बात करें, राइट, ध्यान समझिएगा, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। अब आप बोलोगे सर एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक कुछ नहीं होता है। एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस में टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। वैसे ही एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर नहीं होता है। और आइडियल गैस के लिए उसकी इक्वेशन क्या होती है, राइट, फॉर आइडियल गैस अगर मैं बात करूं, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन होती है pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dp बाई dv, राइट। तो p को इधर रखा, c बाई v टू द पावर गामा लिख लिया। तो यहाँ पे dp बाई dv अगर हम लोग निकालें, dp बाई dv हम लोग निकालें तो ये आ जाएगा c बाहर हो गया, v टू द पावर माइनस गामा हो गया, तो ये आ जाएगा इंटू माइनस गामा v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, सॉरी माइनस गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया। अब ध्यान समझेंगे, अच्छा c की जगह में क्या लिख सकते हैं, c की जगह में ये वैल्यू आप लिख दीजिए। तो यहां पे आ गया माइनस गामा, c की जगह में मैं लिख रहा हूं pv टू द पावर गामा, राइट, और यहां पे आ गया v टू द पावर माइनस गामा माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, राइट। तो जब ये ऐड हो जाए, गामा गामा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया माइनस गामा टाइम्स ऑफ p बाई वी, माइनस गामा टाइम्स ऑफ p बाई वी आ गया।
अब हमको निकालना है बल्क मॉडुलस के क्या होता है? के होता है माइनस वी, राइट, माइनस वी डीपी बाई डीवी। अब डीपी बाई डीवी का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो के एडियाबैटिक क्या हो जाएगा? के एडियाबैटिक हो जाएगा माइनस वी, और ये हो जाएगा माइनस गामा डीपी बाई डीवी। सॉरी, डीपी बाई डीवी का वैल्यू कितना है? पी बाई वी। तो ये वी से ये वी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो गामा टाइम्स ऑफ पी आ गया। तो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस हो जाता है गामा टाइम्स ऑफ पी। अब यहाँ पे दो बातें आपको समझना है कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जो है वो प्रेशर के बराबर है, और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस जो है वो क्या है? गामा टाइम्स ऑफ पी है। गामा क्या होता है? गामा को बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, राइट। आगे आप पढ़ोगे तो गामा जो होता है ये होता है एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स, गामा हो गया एडियाबैटिक इंडेक्स। तो इस केस में गामा की एक्चुअली वैल्यू भी मैं बता देता हूँ, सीपी बाई सीवी के बराबर होता है। स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है, इसको स्पेसिफिक हीट रेशियो भी बोलते हैं, सीपी बाई सीवी होता है। पर ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, जो मैकेनिकल वाले हैं वो काफी डिटेल में इन सारी टर्म्स को पढ़ेंगे, बट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो इतना आपका इनफ है, राइट, इतना आपका इनफ है, ठीक है। तो ये आपका सारे फैक्टर हो गए। अब मैं इस चीजों जितना भी मैंने बताया उनको मैं जल्दी से रिकॉल करवा देता हूं कि हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहली थी डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर वेट डेंसिटी जो कि रोजी के बराबर होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। फिर हम लोगों ने बात किया स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी होता है। फिर हम लोगों ने बात किया कंप्रेसिबिलिटी की, रिलेटिव डेंसिटी की बात किया। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। लिक्विड्स और सॉलिड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होता है, और गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर होता है। फिर हमने बात किया कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी टेल्स अस द एबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, जिसमें जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या फिर कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो होता है उसको बीटा से लिखते हैं, -1 बाई वी इंटू डीवी बाई डीपी होता है। ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है। और जो बल्क मॉडुलस होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में प्रेशर के बराबर होता है, एडियाबैटिक के केस में गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर के बराबर होता है। तो इतना बेसिक जानकारी अगर आपको है तो आप आगे के जो भी टॉपिक्स है जैसे कि विस्कोसिटी और जो भी बर्नौली इक्वेशंस और कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो सब पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, साथ में ये चीजें आगे आपको बहुत यूजफुल होने वाली हैं। तो आप ये नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।